हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज की न्यूज़ पढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिस तरीके से बच्चे हमारे खिलाड़ी पैरालंपिक में प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और एग्ज़ाम में आने के लिए जैसे जैसे पैरालंपिक आपका समाप्त होता जा रहा है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है ना। आप लोग देख रहे हैं बच्चे, ये ओलंपिक से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन जो है जो ये पैरा एथलीट है हमारे, वो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक एक खिलाड़ी का नाम हमें पता होना चाहिए, इनका खेल जो है किस खेल से कौन रिलेटेड है वो हमें पता होना चाहिए। मेडल आपको ये ना भी याद रहे गोल्ड मेडल के अलावा, लेकिन खिलाड़ियों का खेल और उनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली खबर जो है पैरालंपिक से ही स्टार्ट करते हैं। बच्चे निषाद कुमार का नाम याद रखिएगा। निषाद कुमार ने क्या किया है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। निषाद कुमार, खेल कौन सा है, ये जो है आपका ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, ठीक है, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भारत को यहाँ पे सिल्वर मेडल दिलाया है। नाम याद रखिएगा, निषाद कुमार, ठीक है। उसके अलावा एक रिकॉर्ड जो है बनाया है, इनका नाम है, पैरा एथलीट है, इनका नाम है प्रीति पाल। प्रीति पाल है, और इन्होंने पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। और बच्चे ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं, ठीक है। तो ट्रैक एंड फील्ड में, चाहे वो आपका पैरालंपिक हो चाहे वो आपका ओलंपिक हो, ट्रैक एंड फील्ड में पहली ऐसी महिला है, भारतीय महिला है, जिन्होंने की 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक में बच्चे आपका ओलंपिक मेडल जीतने वाली, 2 मेडल जीतने वाली ये पहली महिला बनी है, ठीक है। और अभी इन्होंने हाल ही में जो कांसा जीता है ना, इन्होंने जीता है आपका 200 मीटर में, ठीक है। पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और इसी में जो है रेस में ही जो है इन्होंने दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो नाम याद रखिएगा, प्रीति पाल का, एथलीट है, और खेल इवेंट कौन सा है, इवेंट है आपका रेसिंग, ठीक है। निषाद कुमार ये भी एथलीट है, और इनका इवेंट है हाई जंप, ठीक है। इस तरीके से जो है एथलीट की इवेंट भी याद रखना है। अब अगला जो है, अभी तक की अगर मैं बात करूँ, आज तक की 3 सितंबर है आज, तो आज तक जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड जो टैली मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर बच्चे हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तो 3 गोल्ड मेडल में सबसे पहला जो आपका गोल्ड मेडल था वो अवनी लेखरा का था, आपको याद होगा, शूटिंग में हमने जीता था। अब जो है आपके 2 और गोल्ड मेडल है, इनको भी हमें याद रखने हैं। देखिए, दूसरा गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल ने। सुमित अंतिल कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, ये जो है आपके नीरज चोपड़ा के जैसे हैं, ठीक है। जेवलिन थ्रो के जो है आपके खिलाड़ी हैं, और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा बच्चे, इन्होंने इस बार जो थ्रो किया ना 70.59 का, ये जो है सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो था इस पैरालंपिक का, और इसके साथ में जो है इन्होंने पैरालंपिक भाला फेंक रिकॉर्ड जो है आपका वो 2 बार तोड़ दिया है, ठीक है। तो सुमित अंतिल का नाम आपको याद रखना है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भारत को यहाँ पे दूसरा जो गोल्ड मेडल है वो दिलाया है, ठीक है। इनसे जस्ट पहले बच्चे आपका एक और गोल्ड मेडल हमारे खाते में आया था, और वो हमें दिया था पैरा शटलर नीतीश कुमार ने, ठीक है। पैरा शटलर मतलब समझते हैं ना, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, नाम है नीतीश कुमार, और इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो तीनों खिलाड़ी, अवनी लेखरा हो गई, आपके सुमित अंतिल हो गए, और आपके नीतीश कुमार हो गए, इन 3 खिलाड़ियों ने जो है आपका गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, ठीक है। तो गोल्ड मेडल वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनमें से कम कोई नहीं है, ठीक है। सिल्वर वाले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रॉन्ज वाले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जब आपका पैरालंपिक खत्म हो जाएगा, बाकी सारे खिलाड़ियों को हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन बच्चे इनका खेल याद रखिएगा, इनकी जो विशेषताएं हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने प्रीति पाल की विशेषता पढ़ी कि एक ओलंपिक में जो है इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। अगली न्यूज़ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नए निदेशक के रूप में किसे चुन लिया गया है, ये चुन लिया गया है मिस्टर सतीश कुमार को, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज़ है, इतना याद रखिएगा, IOCL के नए निदेशक के रूप में सतीश कुमार जी को चुन लिया गया है, बस इतना आपको याद रखना है। नई अपॉइंटमेंट है और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके की अपॉइंटमेंट आपको पूछी जाती है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये है आपके डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा से संबंधित है। यहाँ पे देखिए क्या न्यूज़ है, अभी 2 सितंबर 2024 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MK फर्स्ट विमान के लिए लगभग 240 एरो इंजन खरीद को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी से जो है आपको क्या खरीदी जाएंगे, इंजन खरीदे जाएंगे। कौन से वाले, एरो इंजन खरीदे जाएंगे, लगभग जो है आपके 240 इनकी संख्या है, ठीक है। और ये इंजन किस में लगाने हैं, सुखोई 30 MK फर्स्ट
आसपास जो विमान है उन पे जो है आपका इंजन लगाया जाएगा। किसके लिए है? इंडियन एयरफोर्स के लिए है। और बच्चे ये जो आपके इंजन बनेंगे ना, अभी जो ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट हुआ है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में और आपका HAL के बीच में, ये जो है आपका अगले आने वाले 8 साल के लिए हुआ है। ठीक है, तो 8 सालों तक जो ये आपके 240 एरो इंजन है इनकी आपूर्ति HAL के द्वारा की जाएगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें लगभग जो है आपका 26,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये मतलब ये सौदे जो हुआ है आपका लगभग 26,000 करोड़ का हुआ है। और ये जो है आपका इसकी डिलीवरी 1 वर्ष में होगी और 8 साल तक जो है आपका ये डिलीवरी लगातार होती रहेगी। ठीक है, तो 240 ये नंबर कई बार पूछ लिया जाता है। तो 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दी गई है। और कहाँ से खरीदे जा रहे हैं बच्चे? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जा रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स न्यूज़ है, आसानी से नहीं समझ में आने वाली है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक एक्ट है, कानून है, इसका नाम है दूरसंचार अधिनियम। अब ये जो दूरसंचार अधिनियम है ये 2023 का है, 2023 का है। और इसके तहत जो है नियमों का पहला सेट, ठीक है, इसके तहत अब ये पहली बार बच्चे आपका अधिनियम बना है, 2023 में ही बना है। तो ये धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे जो है आपका इम्प्लीमेंट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो नियमों का पहला सेट है जिसे कि डिजिटल भारत निधि कहा गया है, इसके नाम से जो है आपका ये जाना जाता है और ये आपका लागू हो गया है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो गया है। अब इसके नाम को देखिए, डिजिटल भारत निधि। निधि का मतलब क्या होता है? फंड होता है। फंड का मतलब क्या है कि इसमें जो है पैसे डाले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पैसे डाले जाएंगे इसमें आपका किसका अधिकार होगा, कैसे जो है आपका ये पैसे निकाले जाएंगे, किस तरीके से इसकी पूरी प्रोसेस होगी, ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। डिजिटल भारत निधि, DBN इसे कहा जा रहा है शॉर्टकट में, पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह लेगी। इससे पहले जो है आपका DBN तो अभी आपका नए कानून के अनुसार आया है। पहले जो बच्चे इसकी जगह जो निधि हुआ करती थी ना उसे कहा जाता था आपका USOF। ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो इसे कहा जाता था, अब इसकी जगह ले ली है DBN ने, यानी कि डिजिटल भारत निधि ने। अब देखिए इसका जो पैसा है बच्चे वो कहाँ से आएगा, कैसे कैसे इसमें जमा होगा, इसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। DBN के लिए प्राप्त भुगतान पहले भारत की समेकित निधि, संचित निधि से हम कहते हैं ना, उसमें जाएगा, उसमें जमा किया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा ये वहाँ से DBN में जमा किया जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल भारत निधि को याद रखिएगा, ये जो है आपका किसके तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? दूरसंचार अधिनियम जो कि 2023 का है, इसके तहत जो है आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस पर पूरी तरीके से किसका कंट्रोल है? इस पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार का कंट्रोल है। ठीक है, इसका जो पैसा होगा इसमें बाद में आएगा, पहले ये आपका समेकित निधि में जाएगा। आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं बच्चे तो वहाँ पे जो है आपका अलग अलग प्रकार की निधियों का उल्लेख होता है, अलग अलग प्रकार के फंड का उल्लेख होता है। ठीक है, तो एक बार उसे भी हम क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं, कौन कौन से फंड है, क्या इनका नाम है, कौन से आर्टिकल में आता है। तो सबसे पहले आपका कंसोलिडेटेड फंड है जिसे समेकित निधि कहा जाता है, जिसे संचित निधि भी कहा जाता है, आर्टिकल 266 में। ठीक है, उसके बाद में आपका कंटीजेंसी फंड है आर्टिकल 267 में। फिर आपका पब्लिक अकाउंट है, ठीक है, आर्टिकल 266 के 1 में। अब देखिए बच्चे यहाँ पे जो पैसा है वो कहाँ से आता है, किसको ये आपका जाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे आपका रिसिप्ट जो है आपके कौन सा पैसा आता है? रेवेन्यू, जो कर से आता है, जो हमने लोन लिया है, ठीक है, या फिर जो हमने लोन दिया है, इस तरीके की चीज़ें जो आपकी कंसोलिडेटेड फंड में रहती है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका जो कंटीजेंसी फंड है इसका जो है आपका ये एक तरीके की आकस्मिक निधि होती है। इसका खर्चा तभी किया जाता है जब आपकी कोई आपदा आ जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे खर्चे जो आपके सरकार के होते हैं ना जो पहले से पता नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके के जो खर्चे होते हैं उसके लिए पैसा निकाला जाता है आपका कंटीजेंसी फंड से। ठीक है, आकस्मिक निधि से कहा जाता है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट है। पब्लिक अकाउंट जो है आपका बच्चे यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, ठीक है, PF वाला पैसा होता है, जुडिशियल डिपॉजिट होते हैं, इस तरीके की चीज़ें। जुडिशियल डिपॉजिट समझते हैं आप? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो एक तो सजा बच्चे उसका होता है कि 10 साल की कैद हो गई। ठीक है, 10 साल की कैद के अलावा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 10 लाख रुपए भी है, या फिर 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, इस तरीके से जो है उस पर मॉनेटरी जुर्माना भी लगाया जाता है ना। तो वो पैसा जब वसूल किया जाता है ना उसे कहा जाता है आपका जुडिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो वो जो जुडिशियल डिपॉजिट है वो भी आपका यही आएगा। सेविंग बैंक्स में जो आपका डिपॉजिट होता है वो भी आपका पब्लिक अकाउंट का हिस्सा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका डिपार्टमेंटल डिपॉजिट होता है, रेमिटेंसेज होता है, जो बाहर से विदेशों से पैसा आता है, वो भी आपका पब्लिक अकाउंट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की निधियां होती हैं, अलग अलग प्रकार का पैसा इनमें होता है और अलग अलग समय पे इन्हें खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका DBN बना है बच्चे, इसमें पैसा कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, जो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 266 में आता है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगली न्यूज़ है आपकी बैंकिंग से रिलेटेड। और न्यूज़ तो क्या है, एक नया टर्म जो है आपको नया सीखने को मिलेगा। अभी हाल ही में बचे आपका ग्लोबल ब्रोकरेज, ठीक है, ग्लोबल ब्रोकरेज जो है इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की। और इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की, इन्होंने बताया इस रिपोर्ट में कि भारत का जो क्विक कॉमर्स बाजार है 2025 तक ये $6 बिलियन हो जाएगा। ये अनुमान इन्होंने लगाया है, ठीक है। इसमें एक नया शब्द आप लोग देख रहे होंगे, ये है आपका क्विक कॉमर्स मार्केट, ठीक है। इसे शॉर्टकट में कहा जाता है क्यू कॉमर्स। आप लोगों ने ई कॉमर्स तो बहुत सुना होगा, ये है आपका क्यू कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स मतलब क्या है, पहले ई कॉमर्स समझ लेते हैं। ई कॉमर्स का मतलब है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके लेन देन करते हैं, ट्रेड करते हैं। जैसे कि आप बच्चे अमेजन है आपके पास में, फ्लिपकार्ट है, आपके पास में जोमेटो है, ये सारे के सारे क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ई कॉमर्स कैसे, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को खरीद रहे हैं, या फिर कोई जो आपका जो वहाँ पे शॉपकीपर है जिसने अपने शॉप को वहाँ पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो ई कॉमर्स का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को बेच रहा है, आप वहाँ से खरीद रहे हैं। तो एक तरीके से ट्रेडिंग जो है आपकी हो रही है, ठीक है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अगर ट्रेड हो रहा है तो आपका ई कॉमर्स है, ठीक है। और क्विक कॉमर्स क्या है बच्चे, क्विक कॉमर्स आपके लिए नया शब्द होगा सीखने के लिए। क्विक कॉमर्स इसी का जो है आपका एक थोड़ा सा अपग्रेडेड रूप है, ठीक है। क्विक कॉमर्स में क्या है आपका, क्विक कॉमर्स क्या है, यह अनूठा व्यवसाय मॉडल है जहां ऑर्डर करने के 10 से 30 मिनट के भीतर सामान और सर्विसेज की डिलीवरी की जाती है। जैसे कि आपका ब्लिंकिट हो गया, जैसे कि आपका जेप्टो हो गया, स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल है, आप लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वर्तमान में ना। तो ब्लिंकिट हो गया आपका बच्चे, ब्लिंकिट ने तो लगभग क्विक कॉमर्स का जो अभी इंडियन मार्केट है पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है ना। बहुत जल्दी जो है इसने मार्केट कैप्चर किया है, बहुत जल्दी जो है लोगों में लोकप्रिय हुआ है ये। तो ब्लिंकिट हो गया आपका, जेप्टो हो गया, स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ये कैसे सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, आपको क्विक सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आपने बस यहाँ पे ऑर्डर करने की देरी है, उसके बाद में आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, वो आपके दरवाजे पे कब आकर के खड़ा होता है पता ही नहीं लगता ना, 5-10 मिनट की सर्विस होती है। तो इस तरीके की जो सर्विस है, इंटरनेट का इस्तेमाल भी हो रहा है, ई कॉमर्स भी हो रहा है, और साथ में जो है आपका क्विक सर्विस भी आपको मिल रही है ना। तो ये जो आपकी क्विक सर्विस डिलीवर करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी जो है आपकी क्यू कॉमर्स का हिस्सा है, यानी कि क्विक कॉमर्स का हिस्सा है, ठीक है। और भारत पे बच्चे ये आपका कहा गया है, इस कंपनी के द्वारा ये बताया गया है, इस मैगजीन के द्वारा ये बताया गया है कि भारत में ये वाला जो आपका क्यू कॉमर्स का वाला जो मार्केट है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो 2025 तक इसकी जो वर्थ बताई इन्होंने वो लगभग जो है आपका $6 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब लोगों को क्विक चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इंडियन लोग जो हैं इसके बहुत ज़्यादा आदी हो रहे हैं अभी। अगला है आपका नेशनल, ये न्यूज़ है बच्चे, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक नई परियोजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। परियोजना का सिर्फ नाम हम ये लोग याद रखेंगे, ये आपका रीसेट, ठीक है। रीसेट का मतलब है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, रीसेट। तो रीसेट नाम से जो आपका प्रोग्राम है, मुझे नहीं लगता कि ये नाम याद करने में आपको देरी होगी, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा। रीसेट का मतलब क्या होता है बच्चे, रीसेट का मतलब होता है रीस्टार्ट, है ना, दोबारा से तैयारी, दोबारा से किसी चीज़ को स्टार्ट करना, उसे रीसेट कहा जाता है। तो ये जो रीसेट प्रोग्राम है ये किसके लिए है, ये जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर हैं, ठीक है, अलग अलग खेलों के जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, जो नेशनल खेल करके या फिर कोई जो है आपका इंटरनेशनल खेल करके जो है आपके रिटायर्ड हो गए हैं बहुत कम समय में, और अभी भी वो फिट हैं, खेलना चाहते हैं, खेलों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है आपका परियोजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसमें बच्चे जो एलिजिबिलिटी है ना वो है आपका 20 to 50, मतलब जो खिलाड़ी 20 और 50 के बीच में रिटायर हो गए हैं कहीं पे भी, उनको जो है आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक तरीके से उनको दोबारा से आपका ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लिए खेलने वाले हमारे सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनका बहुत जगह बच्चे इस्तेमाल किया जा सकता है ना, उनका जो है सरकारी सेवाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनका जो है खेलों को प्रशिक्षण करने में, जो खिलाड़ी हैं ऑलरेडी उनको जो है आपका ट्रेन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बहुत जगह उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस परियोजना का मुख्य काम वही है कि किस तरीके से हमारे जो रिटायर्ड प्लेयर हैं जो दोबारा से जो है आपका सशक्त होना चाहते हैं, उनको जो है आपका दोबारा से सशक्त कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो रीसेट जो है आपकी परियोजना है खिलाड़ियों से रिलेटेड है। अब पढ़ते हैं आप आज की छोटी छोटी खबरें। पहली है आपकी, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, ये गोवा में लॉन्च किया गया, ठीक है।
कुछ कठिन है इसमें, कुछ कठिन नहीं है। समुद्र प्रताप क्या है, एक पोत है, एक वेसल है, ठीक है, जो पानी का जहाज होता है उसे कहते हैं पोत। तो ये एक पोत है, और किस प्रकार का पोत है, ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है। और ये डेवलप किया गया है पूरी तरीके से भारत में, स्वदेशी रूप से, मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से भारत में से डेवलप किया गया है। और किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज के लिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए काम करेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, नाम याद रखिएगा बच्चे, समुद्र प्रताप इसका नाम है। अगली जो न्यूज़ है, यहाँ पे आपको एक कंपनी का नाम याद रखना है। ये कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, इसका नाम है बर्कशायर हाथवे, ठीक है, सुना है कंपनी का नाम बर्कशायर हैथवे। ये कंपनी जो है ना बच्चे, इसने $1 ट्रिलियन का जो आपका ये आंकड़ा है ना, ये क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे पहुँचने वाली ये पहली अमेरिकी कंपनी बनी है जो कि गैर तकनीकी है, नॉन टेक्निकल कंपनी है, ठीक है। मतलब ये किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोडक्शन नहीं करती है, ऐसा काम नहीं करती है जो कि आपका टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसिंग हो गया, इस तरीके की ट्रेड में आपका ये कंपनी काम करती है, ठीक है, इस तरीके के काम में आपका डील करती है, लेकिन टेक्निकल फील्ड से नहीं है। तो नॉन टेक्निकल फील्ड से पहली अमेरिकन कंपनी है जिसने कि $1 ट्रिलियन का ये जो आंकड़ा है ये क्रॉस कर लिया है। नाम क्या है बच्चे, नाम है आपका बर्कशायर हैथवे। और इस कंपनी के मालिक कौन है, ये आपको नाम पूछा जा सकता है, आरआरबी टाइप का क्वेश्चन है ये। बर्कशायर जो हैथवे कंपनी है बच्चे, वॉरेन बफेट की कंपनी है, ठीक है। किसकी कंपनी है ये, वॉरेन बफेट की कंपनी है। दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है ना, उनमें से एक है आपके वॉरेन बफेट, ठीक है। अगली न्यूज़ है आपकी, अभी हाल ही में आपका क्या हुआ था, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल होता, कहाँ पे, कनाडा में, टोरंटो है आपका कनाडा में। तो यहाँ पे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एक भारतीय मूवी है जिसे कि 4K में प्रीमियर किया गया था, ठीक है, प्रीमियर होगा सॉरी अभी ये। तो इस मूवी का नाम क्या है, ये है आपकी आवारा। कौन थे इसमें, राज कपूर थे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने देखी होगी, कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा, है ना। मेरा जूता है जापानी, ये जो आपका गाना है ये तो सुन ही लिया होगा, अभी इतनी बार मिक्स हो गया, सुन लिया होगा, ठीक है। तो ओरिजिनली जो है आपका इस मूवी का गाना है ये, ठीक है। तो आवारा जो बच्चे फिल्म है राज कपूर की, इसको जो है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में 4K में प्रीमियर किया जा रहा है, और पहली भारतीय फिल्म है जिसको ये जो है आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका इंडियन जो सिनेमा है, फिल्म टेलीविजन जो है आपका हिस्ट्री हमारी है, इसको संरक्षित करने के लिए जो भारत का फिल्म निर्माण बोर्ड है ना, वो इस तरीके की जो है आपका काम करते रहता है। तो पहली फिल्म है बच्चे जिसे कि 4K में प्रीमियर किया जा रहा है, कहाँ पे, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपकी आवारा मूवी किसकी है, ये राज कपूर की है। तो यहाँ पे जो है आज की आपकी छोटी बड़ी सभी प्रकार की खबरें होती हैं समाप्त। अब आपको याद करने का काम करना है। जब आपके सेशन छोटे होते हैं तब आपको थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है कि आप चीज़ों को उसी समय याद कर ले, उसी समय समझ लें, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के कोई भी मौके बचे गंवाने नहीं है। अब जो है मौके गंवाने का समय है नहीं आपके पास में। जितना भी टाइम बचा है, जैसे भी टाइम बचा है, लग जाइए अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से, और बस प्रूव कर लीजिए खुद को, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।